चलो बच्चों जल्दी जल्दी मैं शुरू करता हूँ। बैंक आप लर्न करो, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलो बच्चों जल्दी से शुरू करता हूँ बेटा। बैंकिंग जिसका पार्ट 1 में आपको करवा रहा हूँ। अच्छा, आपके सिलेबस में सबसे पहले क्या है? कमर्शियल बैंक, उसके बाद सेंट्रल बैंक, उसके बाद मनी क्रिएशन, कि एक बैंक कैसे मनी को क्रिएट करता है। पहले सेक्शन में हम लोग करने वाले हैं कमर्शियल बैंक को बेटा। डन। अच्छा, कमर्शियल बैंक, क्या प्रसन्नजीत बैंक खोल सकता है? डेफिनेशन देखते हैं बेटा। इट इज एन इंस्टीट्यूशन, नहीं खोल सकता। क्यों? क्योंकि इसने क्या बोला कि कमर्शियल बैंक एक इंस्टीट्यूशन है विच परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ, जो एक काम करता है बेटा। कौन सा काम? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। लेकिन इन तीनों काम के करने के पीछे उसका एम क्या होता है बेटा? प्रॉफिट अर्न करने का। कहने का मतलब, अगर मुथूट फाइनेंस कॉर्पोरेशन नाम की एक बैंक है जो लोगों से सोना लेती है और उनको पैसा देती है बेटा, क्या वो बैंक होगी कमर्शियल बैंक? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसने डेफिनेशन क्वालिफाई नहीं करी। डेफिनेशन कहती है कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, अगर मुथूट फाइनेंस लोगों से पैसा लेके एक्सेप्ट करने लगी तब तो मानी जाएगी, वरना नहीं मानी जाएगी। इन तीनों के लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया बेटा, एजीएम बेटा। ए स्टैंड फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जी स्टैंड फॉर ग्रांटिंग लोन एंड एम स्टैंड फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट। लेकिन इन तीनों के पीछे एम क्या होना चाहिए बेटा? अर्निंग प्रॉफिट बेटा। बेटा कुछ ना क्रेडिट सोसाइटीज होती है और कुछ लोगों का सर्कल होता है जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप नाम से, वो क्या कहता है? आपस में पैसा जमा करके एक दूसरे मेंबर्स को दे देता है बेटा। वो भी बैंक नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। तो इस पूरी डेफिनेशन को बहुत आसानी से पढ़ना है बेटा। डन। चलो सर अगला कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहला क्या है कि हम लोग बैंक पैसा लेती किससे है बेटा? हाउस होल्ड सेक्टर से लेती है। लेकिन वो पैसा देती किसको है बेटा? प्रोडक्टिव सेक्टर को देती है। लेकिन जिससे वो लोन लेती है, सॉरी जिससे वो डिपॉजिट्स लेती है, किस रेट पे लेती है बेटा? बोरोइंग रेट पे। जनरली ये 4% होता है बेटा। लेकिन वो देती है किस रेट पे बेटा? लेंडिंग रेट पे देती है। वो जनरली कितना होता है बेटा? 8% होता है। एग्जैक्ट 4 और 8 नहीं होता, मैं समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ। तो सर यहाँ पे साफ साफ दिखता है कि बैंक ने लिया था 4 पे, दिया है 8 पे। इसी के बीच में बैंक ने 4% का प्रॉफिट अर्न कर लिया। तो ये प्रॉफिट कहलाता है बेटा स्प्रेड बेटा, और यही बैंक का प्रॉफिट होता है। सर एक बात बताओ, एक आदमी हाउस होल्ड क्या सीधा किसी प्रोडक्टिव सेक्टर को लोन नहीं दे सकता और सीधा 8% कमा सकता है बेटा? लेकिन ये दोनों लोग ना आपस में कभी मिलते ही नहीं है। इनके बीच में पहुंच गया बैंक इंटरमीडिएरी बनके, इसीलिए वो कहलाता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी। चलो बेटा इसको जल्दी से लर्न करो, मैं अगला सेक्शन सुनता हूँ आपसे। आओ बेटा अपन अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप पे बेटा। आओ आओ नालायक बच्चों, आओ बेटा नालायक बच्चों। क्या आपको ये बात पता है पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर अगर मैं आपको उठा के दिखाऊं ना, अगर मैं पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर आपको उठा के दिखाऊं तो उसमें कमर्शियल बैंक से कोई सवाल ही नहीं पूछे कदे। ओ बे सर तो फिर आप पढ़ा क्यों है? मेरा फर्ज है बेटा पढ़ाना, मेरा फर्ज है बेटा पढ़ाना आपको। अच्छा फिर सवाल आ कहाँ से है? अग्नि महेश्वरी इधर देख लो, अग्नि महेश्वरी मोबाइल चला रहा है मैडम, ये देख लेना आप, ठीक है? मैं ये वाला वीडियो भेजूंगा उनको, ठीक। अच्छा ठीक है, कमर्शियल बैंक से क्वेश्चन नहीं आया था, फिर क्वेश्चन आ कहाँ से? सेंट्रल बैंक से। और दूसरा कहाँ से आया? मनी क्रिएशन से बेटा, हर बार आ रहा है। तो सर इसका मतलब अब आप पढ़ाओगे नहीं? लेकिन बेटा मैं पढ़ाऊंगा। हाँ प्रैक्टिकल आएगा। नालायक स्कूल है ना आपका। आओ कमर्शियल बैंक बेटा काम क्या करता है बेटा? कमर्शियल बैंक के दो काम है। पहला, अरे कमर्शियल बैंक के दो काम है बेटा। पहला काम प्राइमरी फंक्शन। दूसरा काम, आप मुझे बताओ बैंक का जन्म क्यों हुआ था बेटा? बैंक का जन्म हुआ था दो कामों के लिए, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और लोगों को लोन देना। यही है उसके प्राइमरी काम। देखो बेटा प्राइमरी फंक्शन बेटा, पहला काम क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, और दूसरा एडवांसिंग लोन। अब ना देखो बेटा मेरी बात सुनना, इधर देखोगे तो समझ में आएगा। बैंक ना बहुत तरीके के डिपॉजिट्स करती है बेटा, बहुत तरीके के। लेकिन आपके सिलेबस में बस ये 3 तरीके के डिपॉजिट है बेटा। पहला कौन सा डिपॉजिट है? करंट अकाउंट। दूसरा कौन सा है बेटा? सेविंग अकाउंट। तीसरा कौन सा है बेटा? फिक्स डिपॉजिट। अब बेटा आपसे सवाल, सपोज कहते हैं कि आप बच्चों की ना जॉब लग गई बेटा, अब आपके अकाउंट में पैसा आएगा, बताओ साल में कितनी, वो महीने में कितनी बार पैसा आएगा? एक बार आएगा। डन। अब सवाल, मैं बिजनेस करता हूं बेटा, मेरे पास पैसा कितनी बार आता है महीने में? कई बार आता है बेटा। बच्चे अलग अलग टाइम पे फीस जमा करते रहते हैं बेटा। क्या बैंक मेरे लिए बार बार लोगों से पैसे एक्सेप्ट करता रहेगा? नहीं करेगा। बैंक पता मुझे क्या बोलेगा? प्रसन्नजीत तुम बिजनेस करते हो, तुम्हें कौन सा अकाउंट खुलवाना पड़ेगा? करंट अकाउंट। लेकिन क्योंकि आप लोग जॉब करते हो, आपके पास ज्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं होती, इसीलिए आप क्या खुलवाओगे? सेविंग बैंक डिपॉजिट। अब सवाल है कि सर दोनों में डिफरेंस क्या? अब सुनना ध्यान से डिफरेंस बेटा। करंट अकाउंट में बेटा आपका पैसा कब मिल जाएगा? जैसे ही आप डिमांड करोगे, रिपेबल ऑन डिमांड। आप पैसा जमा करो, जब मांगोगे तब मिलेगा। आधी रात को भी मांगोगे ना पैसा तो आपको मिलेगा। दूसरा सर, मेंटेन्ड बाय, इस अकाउंट को कौन खोलता है बेटा? बिजनेसमैन। लेकिन बैंक इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं देती बेटा।
बैंक डू नॉट पे इंटरेस्ट, रादर देन बैंक इसके ऊपर क्या लगा देती है, सर्विस चार्ज। हर साल आपको कुछ ना कुछ सर्विस चार्ज पे करना पड़ता है। क्या इसमें चेक्स मिलते हैं? हाँ बेटा, इसमें चेक की फैसिलिटी अवेलेबल है। इधर देखते हो। हाँ बेटा, क्या हुआ? गलत पढ़ा दिया जिसने भी आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ाया है। हट, खुद से पढ़ा होगा, पागल बना रहा है। हाँ मैडम, ऐसे बच्चों को पढ़ाना भी नहीं चाहिए, ये नाम बदनाम करते हैं। मैडम आप FIR कराओ उसके खिलाफ, मैं आपको गधा। हाँ, ये नशे करके आया होगा। देखो अभी नाम ले लूंगा, नाम ले लूंगा, बदनाम हो जाएगा। आओ सर, सेविंग डिपॉजिट सर, सेविंग डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट बढ़ाने दो। चेक फैसिलिटी अवेलेबल होता है बेटा, यहाँ पे आपको चेक मिलता है। दूसरा, बैंक यहाँ पे आपको इंटरेस्ट देती है बेटा। डन। अच्छा, अब लास्ट हो गया बेटा, लास्ट लास्ट लास्ट, फिक्स डिपॉजिट। आप ना बैंक में जाके फिक्स डिपॉजिट भी खुलवा सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, फिक्स डिपॉजिट में पैसा कितनी बार जमा होता है? एक बार। और विड्रॉ कितनी बार होता है? एक बार। तो क्या बैंक आपको यहाँ पे चेक देगी? नहीं देगी, कहेगी सर पैसा एक बार निकालना है। देखो सर, नो चेक फैसिलिटी, लेकिन कंपैरेटिवली बाकी अकाउंट से इसमें इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि पैसा आपका लॉक इन है, आप इसको डिमांड पे मांग नहीं सकते, इसीलिए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिपेबल आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। सर ठीक है। अच्छा, मैं तीनों को बेटा, तीनों को एक बार आपके लिए कंपैरेटिव तरीके से बता रहा हूं। अगर मेरे भाई इधर देख ले, मैं तीनों को कंपैरेटिव तरीके से बता रहा हूं बेटा। देखो बेटा, करंट, फिक्स्ड, सेविंग। बेटा करंट में चेक मिलता है, सेविंग में मिलता है, फिक्स्ड में नहीं मिलता। करंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता, सेविंग में इंटरेस्ट मिलता है, फिक्स्ड में ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। करंट में चार्जेस लगते हैं, सेविंग में नहीं लगते, और फिक्स्ड में तो बिल्कुल भी नहीं लगते। करंट में आपको पैसा निकालने की जरूरत पड़ती है, इसलिए चेक मिलता है। सेविंग में भी आप पैसा कई बार निकालते हो, इसलिए चेक मिलता है। FD में पैसा एक बार निकलता है, इसलिए कोई चेक नहीं मिलता है। आपकी किताब में भी इतना लिखा हुआ है बेटा, जितना बोल रहा हूं इतना सुन लोगे, बात बन जाएगी। चलो सर, अब आगे आ जाते हैं सर एडवांसिंग लोन में। बेटा बैंक अपने कस्टमर को 3 तरीके का लोन दे रहा है। वैसे बहुत सारे लोन होते हैं, सिलेबस में 3 लोन है बेटा। पहला कैश क्रेडिट, दूसरा डिमांड लोन, तीसरा शॉर्ट टर्म लोन। ध्यान से सुनोगे याद रहेगा बेटा। पहला देखो, कैश क्रेडिट, क्या लिखते हैं ये लोग? It refers to the loan given to borrower against his current asset like shares, stock, bond, etc. अब मेरी बात सुनो, इसको परमानेंट याद कैसे रखना है। मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा में जाके 5 लाख रुपए की FD करा दी है बेटा। अब सवाल, क्या मैं FD से पैसा निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई है। तो पता है बैंक ने मुझे क्या बोला? बोला प्रसन्नजीत आप हमसे कैश क्रेडिट ले लो। मैंने बोला कितने की? बोले 1 लाख रुपए की कैश क्रेडिट ले लो और आप उसमें से पैसा निकाल लो। लेकिन सर आपकी जो FD है ना, FD हम उसको गिरवी बना लेते हैं। समझ में आया? मतलब उन्होंने मुझे लोन क्यों दिया? क्योंकि मैंने अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम गिरवी कर दी बेटा। कौन सी प्रॉपर्टी? वही जो मैंने FD कराई हुई थी। समझ में आया? चलो सर, अगला डिमांड लोन। आप ऐसे समझो ये वाला लोन बैंक से कोई नहीं लेता है सर। क्यों? क्योंकि बैंक आपको आज लोन दे रहा है और बैंक पता है क्या कहता है? मेरा जब मन करेगा ना मैं मांग लूंगा। भाई मुझे नहीं चाहिए ऐसा लोन। पता चले मैं अपनी बंदी को लेके होटल गया हूं, पैसा खर्च करने वाला हूं, इतने में तुमने मुझसे मांग लिया पैसा। पढ़ो सर, दोज लोन विच कैन बी रिकॉल्ड बाय बैंक एट एनी टाइम। क्या आप ऐसा लोन लेना पसंद करोगे? कभी नहीं लेंगे सर। सर लास्ट वाला देख लो सर, शॉर्ट टर्म लोन बेटा। शॉर्ट टर्म लोन गिवन एज पर्सनल लोन अगेंस्ट सम कोलेटरल सिक्योरिटी। यहां पे बैंक ने जो आपसे सिक्योरिटी रखवाई है ना बेटा, सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी रियली में एग्जिस्ट ही नहीं करती, नॉट एग्जिस्ट।
वो प्रॉपर्टी रियलिटी में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। बैंक ने बोला है कि हम तुमको लोन दे रहे हैं, ले जाओ, लेकिन बदले में हम एक ऐसी चीज अपने पास रख रहे हैं जो कि अभी है ही नहीं प्रॉपर्टी, लेकिन अगर तुमने लोन नहीं चुकाया तो हम इसको एक प्रॉपर्टी मान लेंगे। नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूं कैसे। बैंक ने क्या किया, पी लिमिटेड को लोन दिया है, ठीक है, और बैंक ने इस पी लिमिटेड से 10% के डिबेंचर्स ले लिए बेटा, डिबेंचर्स। मैंने बोला भाई हम तो 10% के डिवेंचर कस्टमर को इशू ही नहीं करते, तो बैंक ने बोला कोई बात नहीं, मत करना इशू, अगर तुमने पैसा टाइम पे लौटा दिया तो हम इस डिवेंचर को कैंसिल कर देंगे, लेकिन अगर टाइम से नहीं लौटाया तो हम इस डिवेंचर को मार्केट में उतार के पैसा लोगों से उठा लेंगे तुम्हारे नाम पे। क्यों? क्योंकि इस डिवेंचर में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। ठीक, समझ में आया? चलो सर, जितना मैंने समझाया जल्दी से इसको याद करके दे दो मुझे, जल्दी से याद करके दो। आओ नालायक बच्चों, मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं जल्दी से आता हूं बेटा। सेकेंडरी फंक्शन कितने तरीके का होता है? 4 तरीके का। पहला ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, दूसरा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तीसरा एजेंसी फंक्शन, चौथा जनरल यूटिलिटी फंक्शन। अब जो मैंने आपको बताया ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बारे में, देखो क्या वही लिखा हुआ है, इट इज द फैसिलिटी इन विच अ कस्टमर इज अलाउड टू ओवरड्रॉ हीज करंट अकाउंट। लेकिन बेटा ये वाली फैसिलिटी सिर्फ किसको मिलती है? करंट अकाउंट वाले को। अकाउंट अप टू एन एग्रीड लिमिट, बेटा कहने का मतलब मेरे अकाउंट में ना बेटा 1 लाख रुपए जमा थे, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा थे और मैंने कशिश मैडम को एक चेक दे दिया 1,20,000 रुपए का। बताओ क्या बैंक कशिश मैडम को पेमेंट कर देगा? कर देगा। क्यों? क्योंकि वो रिस्पेक्टेबल आदमी को फैसिलिटी देता है ओवरड्राफ्ट की। देखो यहां पे लिखा हुआ है दिस फैसिलिटी इज गिवन ओनली टू पर्सन जीत। देखो पढ़ो, लिखा हुआ है, अरे लिखा हुआ है दिस फैसिलिटी इज गिवन ओनली टू रिस्पेक्टेबल एंड रिलायबल कस्टमर। तो आप यहां पे पर्सन जीत भी लिख सकते हो बेटा। अगला, लेकिन ये फैसिलिटी कितने दिनों के लिए मिलती है? सर शॉर्ट टर्म होती है बेटा। शॉर्ट टर्म का मतलब लेस देन 12 मंथ। चलो सर अगला, सर अगला, सर नेक्स्ट काम है क्या? लेस देन 12 मंथ बेटा, जो शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 है वहां पे 12 मंथ लिखा हुआ है। आओ, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेटा, होल्डर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन गेट द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक बिफोर मैच्योरिटी। चलो सर ये सारी चीजें हैं। अब ना इसके बगल में अगला है जो एजेंसी फंक्शन, मैं वहां पे आपको कुछ बातें लिखवाऊंगा, वो आप देखते चले जाना बेटा। पहला है सर ट्रांसफर ऑफ फंड। बैंक आपको ये वाली फैसिलिटी देता है जहां पे आप मिनटों में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देते हो सिर्फ बैंक को कॉल करके बेटा। कौन कौन से फंक्शन है बेटा? लिखो आरटीजीएस, दूसरा लिखो बेटा एनईएफटी, तीसरा लिखो बेटा आईएमपीएस। इसका फुल फॉर्म बेटा घर से ढूंढ के आना बेटा, इसका फुल फॉर्म घर से ढूंढ के आना। ठीक दीदी, इसमें ना पैसा इंस्टेंटली ट्रांसफर हो जाता है, हाथों हाथ, कोई देर नहीं लगेगी बेटा। डन, लेकिन इसमें अमाउंट कम होता है बेटा। डन, अगला काम है सर कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम। मतलब सर मैंने बैंक को बोल दिया, बैंक मेरे बिहाफ में LIC की पेमेंट कर देता है, बैंक मेरे बिहाफ में EMIs की पेमेंट कर देता है, और कमाल की बात है बैंक ना आजकल बच्चों से फीस भी वसूल कर लेता है बेटा। कलेक्शन ऑफ फीस। अब से आप बच्चों को फीस जमा करनी हो ना तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चले जाना और जाके जमा कर देना बेटा। बैंक मेरे लिए ये भी काम कर रहा है बेटा। तीसरा काम है बेटा परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यस बेटा, बैंक मेरे लिए ये भी काम करता है। बस मैंने अपने बैंक को कॉल कर दिया, अरे बैंक सुन मैं युगांडा जा रहा हूं, आप मेरे लिए युगांडियन करेंसी का बंदोबस्त कर देना। बैंक ने बोला ओके डन। चलो सर, हाँ बे होती है अगला सर परचेजेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। अब बेटा ये वाला ध्यान से समझना। सर सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? देखो जो बच्चा शेयर मार्केटिंग करता है उसको ये बात पता होगी कि आज की डेट में अगर मुझे किसी कंपनी का शेयर्स खरीदना है या किसी कंपनी का शेयर्स बेचना है तो अब मुझे डायरेक्टली उस कंपनी से बात करने की जरूरत नहीं है। मेरे बिहाफ में ये काम कौन कर देगा बेटा? बैंक कर देगा। बैंक मेरे बिहाफ में आपसे शेयर्स को परचेज भी कर देगा, सेल भी कर देगा।
डिवेंचर्स को परचेज भी कर देगा, सेल भी कर देगा, बॉन्ड्स के साथ भी वो ऐसा करता है बेटा। लास्ट बेटा है, लास्ट सॉरी अगला है बेटा इनकम टैक्स की कंसल्टेंसी। अभी कल की ही बात है बेटा, कल की ही बात है, वैसे मैं बताना तो नहीं चाहता था लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। मेरे अकाउंट में ना बेटा 5 करोड़ रुपए जमा है, थैंक यू। मेरे अकाउंट में 5 करोड़ रुपए जमा है बेटा। बैंक ने मुझे कॉल करके बोला कि प्रसन्नजीत इस साल आपके अकाउंट में बाहर से 5 करोड़ रुपए आए हैं, बहुत सारा टैक्स जाने वाला है, आप थोड़ी सी टैक्स प्लानिंग कर लो। मैंने बोला क्या कर लूं? कहता है कि हमारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड अकाउंट है, आप अगर उसमें पैसा जमा कर दोगे तो आपको रिबेट मिल जाएगी। मैंने कहा मैं खुद सीए हूं तो क्या वो मुझे कंसल्टेंसी देगा, पता नहीं, लेकिन वो जनरली लोगों को कंसल्टेंसी देता है। नेक्स्ट बेटा ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। बेटा इसके लिए एक छोटी सी कहानी सुनना बेटा, ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर की। बेटा एक बार एक हस्बैंड वाइफ जिनके 2 बच्चे थे, बेटा रियल स्टोरी है। एक बार एक हस्बैंड वाइफ जिनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, कोई 7 साल के और एक 8 साल के, वो लोग हनीमून के लिए एरोप्लेन से कहीं जा रहे थे और उनका प्लेन क्रैश कर गया के। लेकिन वो लोग बहुत अमीर थे, अमीर तो आपको लग ही गया होगा, हनीमून मनाने के लिए बच्चों को छोड़ के प्लेन से जा रहे थे तो अमीर ही होंगे बेटा, ठीक। बैंक ने क्या किया, उनके अकाउंट में जितना भी पैसा था वो पैसा अपने पास सेव कर लिया और बोला उन दोनों बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, उसके लिए पैसा दूंगा, और जैसे ही बच्चे 18 साल के हो जाएंगे वो सारा पैसा जो अकाउंट में जमा है मैं उनके नाम पे कर दूंगा। यस बेटा, बैंक ऐसा काम करता है बेटा। बैंक आपके पैसे को किस नेचर से होल्ड करता है, यहां पे लिखो बेटा, होल्ड एज ट्रस्टी। बैंक आपके पैसे को एज अ ट्रस्टी होल्ड करता है बेटा। और पेमेंट किसके हिसाब से करता है, पे एज एग्जीक्यूटर, और वो उसको उसी हिसाब से एग्जीक्यूट करता है जैसा आपने उसको इंस्ट्रक्शंस दी हुई होंगी। कहने का मतलब अगर आपने अपने बैंक को ये नोटिस दिया हुआ है कि मेरा पैसा मेरे नॉमिनी को ही मिले, नॉमिनी समझते हो, जब भी हम लोग अकाउंट खुलवाते हैं तो वो लोग कहते हैं ना कि आप अपना नॉमिनी भरो, तो इसका मतलब वो पैसा नॉमिनी को ही देगा। डन सर। उसके बाद लास्ट है सर लेटर ऑफ रेफरेंस। बेटा इसको ध्यान से समझना नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। नीचे एक और चीज है बेटा, लेटर ऑफ क्रेडिट। बेटा एग्जाम में आएगा कि लेटर ऑफ रेफरेंस इसमें से किसका एग्जाम्पल है, तो आपको वहां पे चुनना होगा एजेंसी फंक्शन का। लेकिन उससे पहले आप समझ तो लो कि लेटर ऑफ रेफरेंस होता क्या है। बेटा लेटर ऑफ रेफरेंस आपको एक लेटर बना के देता है जिसमें वो आपकी क्या बताता है बेटा, फाइनेंशियल पोजीशन कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। क्या क्या बताएगा, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है और कितना एवरेज बैलेंस है। मैडम आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, अभी यहाँ पे सुन लो बेटा। और आपके अकाउंट में कितना बैलेंसेज है बेटा, एक बात बताइए, कितना बैलेंस है, कितना एवरेज बैलेंस है, ये क्या बताता है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन। अब मैं बताऊं इसका यूज क्या है, अरे बोलो ना, इसका यूज क्या है, बताऊं बेटा, एक बार यूज सुन लो ना, अरे एक बार यूज सुन लो ना, सुनाऊं बेटा। ये जो आपको देखे ना, ये मोहन नगर, ये सॉरी वैशाली से एक मेट्रो आके यहाँ पे खत्म हो गई, इसके आगे बढ़ नहीं रही। क्यों नहीं बढ़ रही, क्योंकि इसका जो टेंडर निकला है ना, वो टेंडर मुझे मिला है। किसको मिला है, टेंडर मुझे मिला था। मैडम आप हंस रहे हो यार। मैडम वैशाली से, वो क्या नाम है, वैशाली मेट्रो स्टेशन से लेके पी आनंद एकेडमी तक मेट्रो बननी है बेटा, इसका टेंडर किसको मिला हुआ है, मुझे मिला हुआ है। अबे हाँ सच बोल रहा हूँ भाई, वैशाली मेट्रो स्टेशन से लेके पी आनंद एकेडमी तक मेट्रो बननी है बेटा, उसका टेंडर किसको मिला है, मुझे मिला है। ये वाला टेंडर पहले विकास सर को मिला था, लेकिन विकास सर से छीन लिया गया। पता है क्यों, क्योंकि टेंडर में लिखा हुआ था कि आप ये टेंडर उसी को मिलेगा जिसके अकाउंट में 5 करोड़ रुपए होंगे। हाँ, और पहले ये टेंडर विकास सर को मिल गया था, लेकिन विकास सर ने झूठ बोला था बेटा। पता है किससे झूठ बोला था, विकास सर ने क्या किया, अपने अकाउंट में एक दिन मेरे से बोला कि प्रसन्नजीत भाई 5 करोड़ रुपए भेज दो। मैंने भेज दिया, मैंने 5 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में भेज दिया, और नेक्स्ट डे उन्होंने वापस मेरे अकाउंट में 5 करोड़ रुपए भेज दिए। और उन्होंने जैसे ही पैसे आए थे उनके अकाउंट में 5 करोड़, इसकी फोटो खींच के उन्होंने टेंडर में लगा दिया कि भैया मेरे अकाउंट में 5 करोड़ रुपए। लेकिन वो झूठ बोल रहे थे, क्यों, क्योंकि 5 करोड़ उनके अकाउंट का उस समय का बैलेंस था, एवरेज में वो इतना मेंटेन नहीं करते थे बेटा। तो ये झूठ हुआ, इसीलिए उनसे छीन के मुझे दिया। क्यों, क्योंकि मेरे अकाउंट में हर साल हर महीने 5-6 करोड़ रुपए रहते हैं, तो मेरा डन। तो ये वाला मुझे मिल गया। बहुत जल्दी आपको मेट्रो बिल्कुल गेट पे आएगी।
बिल्कुल गेट पे आएगी बेटा मेट्रो। चलो हो गया बेटा, ये सारी चीजें मैंने आपको लर्न करा दी। अगला 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 बेटा, अगला सर, जनरल यूटिलिटी फंक्शन बेटा। अब ऐसे समझना बेटा, ये जनरल काम है जो अगर बैंक नहीं करता ना, जो अगर बैंक नहीं करे तो कोई भी कर सकता है बेटा। पहला, लॉकर की फैसिलिटी बेटा। क्या लॉकर कोई प्राइवेट आदमी आपको नहीं दे सकता? दे सकता है। लॉकर की फैसिलिटी कोई प्राइवेट आदमी नहीं दे सकता? दे सकता है बेटा, लेकिन बैंक देता है बेटा। अगला सर, ट्रैवलर्स चेक। होता क्या है बेटा, मैं बताता हूँ। ट्रैवलर्स चेक पहले ना बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोग दिल्ली, बैंगलोर आते थे पैसा कमाने के लिए। ठीक, अब भी आते, ऐसा नहीं कि अब नहीं आते, अब भी आते। वो यहाँ पे पैसा कमाते और पैसा जमा करके अपने साथ ले जाते थे ट्रेन में। लेकिन ट्रेन में कुछ डाकू लोग उनसे पैसा लूट लेते थे बेचारे, उनके साथ बहुत दिक्कत होती थी। इसीलिए बैंक ने उनको एक फैसिलिटी दी, बोला कि आपने जितना पैसा कमाया है ना, आप हमारे दिल्ली वाले ब्रांच में जमा कर दो और हम आपको एक ट्रैवलर्स चेक बना के दे देंगे। अब वो चेक आप अपने जेब में रख लो, चेक तो आपसे कोई नहीं छीनेगा। जैसे ही आप बिहार, बंगाल और यूपी पहुंचो, आप वो वाला चेक हमारे वहां वाले ब्रांच में डाल देना, हम बहुत मामूली सा चार्जेस काट के आपको आपके पैसे दे देंगे। बढ़िया है, लेकिन बेटा अब ये वाली फैसिलिटी आउटडेटेड है बेटा, इसका यूज कोई नहीं करता बेटा। अब ये वाली फैसिलिटी आउटडेटेड है, इसका यूज कोई नहीं करता बेटा। अगला है बेटा लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या चेक करती है बेटा? क्रेडिट, लिखो बेटा, क्रेडिट वर्दीनेस। वर्दीनेस, ये क्रेडिट वर्दीनेस क्या होता है? क्रेडिट वर्दीनेस क्या होता है? एक बार, हाँ बेटा, एक बार ना गर्वित लोन लेने गया था। कौन सा लोन? हाउस लोन। हाउस लोन, लेकिन हाउस लोन में आपको हर साल ईएमआई पे करना पड़ेगा। इसने अपने ऑफिस में बोला, सॉरी, जहां से लोन ले रहा है उसको ये बोला कि भाई साहब देखो, मैं आपका घर ले रहा हूँ ना, घर की ईएमआई बनेगी 70,000 रुपए, मेरे अकाउंट में हर महीने 2 लाख रुपए आते हैं। लेकिन ये तो ये बोल रहा है, मैंने बोला एक बार अपने बैंक से पूछवा दे भाई कि तेरे अकाउंट में हर साल पैसे आते ही नहीं आते। तो बैंक ने एक लेटर बना दिया, इसी को बोला जाता है बेटा लेटर ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस। अब एक मिनट बेटा, अब आप कंफ्यूज हो गए लेटर ऑफ क्रेडिट से और लेटर ऑफ रेफरेंस से। बेटा लेटर ऑफ क्रेडिट बस ये चेक करके बताता है कि आपके अकाउंट में हर महीने पैसा आता है या नहीं आता है, वर्दीनेस। लेकिन लेटर ऑफ रेफरेंस ये बताता है कि आप कितना बैलेंस मेंटेन करते हो। डन बेटा, दोनों बात समझ गए बेटा। अगली चीज है बेटा अंडर राइटिंग कमीशन। ये वाला ध्यान से समझना बेटा, इसको समझने के लिए ना, वरना आपको वॉल्यूम 2 पढ़ना पड़ जाएगा बेटा अकाउंट का। मैं इसको बहुत प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। जैसे ही मैंने अपनी कंपनी बनाई ना, पी आनंद लिमिटेड, मैंने बोला कि मुझे पैसों की जरूरत है। कितना? 100 करोड़ रुपए की जरूरत है, क्योंकि मैं बहुत बड़ी एकेडमी बनाने वाला हूँ। बैंक ने बोला ठीक है, सॉरी सेबी ने बोला ठीक है प्रसन्नजीत बनाओ। उन्होंने बोला कि ये पैसा लाओगे कहाँ से? मैंने बोला मैं पब्लिक को शेयर्स इशू करूंगा, मैं पब्लिक को शेयर इशू करूंगा और उनसे ये पैसा मांगूंगा। बोला कि ठीक है मांग लो, लेकिन सेबी ने एक कंडीशन लगा दी कि सुन प्रसन्नजीत, अगर तुझे ऐसा लगता है कि लोग तेरे पे भरोसा करते हैं तब तो तू लोगों से मांग, और अगर भरोसा नहीं करते तो भाई हम तुझे कंपनी खोलने नहीं देंगे। मैंने बोला आपको कैसे पता चलेगा कि लोग मेरे पे भरोसा करते हैं कि नहीं करते? बोला कि देखो, अगर आपने पब्लिक में अपने शेयर्स उतारे और 90% शेयर्स बिक गए, 90% शेयर्स बिक गए, तो इसका मतलब लोग आप पे भरोसा करते हैं। लेकिन अगर 1% भी कम हुआ तो भाई आपको उनके पैसे लौटाने पड़ेंगे और कंपनी बंद करनी पड़ेगी। भाई ये सेबी की गाइडलाइंस है। अब मैं तो बहुत दुविधा में कि अगर मान लिया 85% शेयर ही मेरे बिके तो भाई मुझे तो कंपनी बंद करनी पड़ेगी। तो इसीलिए एक दिन मेरे पास बैंक आया और बैंक कहता है प्रसन्नजीत डरो मत, आपके जो शेयर्स नहीं बिके ना, मान लिया कि अगर आपके सिर्फ 85% शेयर्स बिकते हैं तो 5% भाई मैं खरीद लूंगा तेरे से, तब तो हो जाएंगे 90। मैंने कहा हाँ अब हो जाएंगे 90, लेकिन बैंक इस काम को करने के लिए मेरे से कुछ कमीशन लेता है बेटा, इसलिए इसको बोला गया अंडर। अंडर का मतलब कम बिकने वाला, तो राइटिंग का मतलब मैं ले लूंगा, तो जो कम बिकेंगे उसको मैं लिख दूंगा। लिख दूंगा मतलब ले लूंगा, उस बात का मैं तेरे से कमीशन लूंगा। ठीक, चलो सर ये भी समझ में आया बेटा। लास्ट है कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बेटा कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स का मतलब बैंक आपकी इंफॉर्मेशन को कुछ लोगों के साथ शेयर करता है। किन किन लोगों के साथ बेटा? इनकम टैक्स के साथ, जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ, और अगर कई बार गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो गवर्नमेंट को भी इंफॉर्मेशन दे देता है। समझाता हूं कैसे बेटा। कई बार आपने सुना है ना कि आपका अकाउंट सीज हो गया। अबे अकाउंट मेरा और तुम बैंक की हिम्मत कैसे हुई सीज करने की? क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ने भेजी कि इसका अकाउंट सीज कर दो। डन सर, याद हो गया। चलो सर अब जल्दी से मैं सिर्फ और सिर्फ
मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे हेडिंग पूछूंगा, आपका समय शुरू होता है याद करने का। अब आओ नालायक बच्चों जल्दी से देखो बेटा, अगला है सर, अगला 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 है सर सेंट्रल बैंक एंड देयर फंक्शन। आप जैसे बच्चे मुझे कहीं नहीं मिलेगा जिसको मैंने कमर्शियल बैंक पढ़ा भी दिया, फंक्शन भी पढ़ा दिया और आपने मुझे सुना भी दिया बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सेंट्रल बैंक एंड देयर फंक्शन। बेटा मुझे कमर्शियल बैंक याद हो गया, वो क्या था? इट इज एन इंस्टीट्यूशन दैट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ AGM विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। डन सर। सेंट्रल बैंक क्या है बेटा? इसकी डेफिनेशन एग्जाम में आती है। इट इज एन एपेक्स बॉडी दैट, मैं ऊपर लिख रहा हूं बेटा CORD, कॉर्ड, देखते हैं सर। इट इज एन एपेक्स बॉडी दैट कॉर्ड का कंट्रोल, O का ऑपरेट, R का रेगुलेट एंड डायरेक्ट द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। सर डेफिनेशन याद होगी अपने को, सुना दो। डेफिनेशन याद हो गई सर? पहले मैं सुनाऊं? यस सर, पहले मैं सुनाता हूं। इट इज एन एपेक्स बॉडी दैट कॉर्ड द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। डन सर। अब आप सुनाओ सर। कॉर्ड का C क्या है? कंट्रोल, O ऑपरेट, R रेगुलेट, D डायरेक्ट। डन सर। The central bank is an apex institution of a country's monetary system. The design and the control of the country's monetary policy is to main responsibility. बेटा इसका मेन काम है। अब आप मुझे सोच के बताना, जब इंडिया में डीमोनेटाइजेशन हुआ तो वो किसका डिसीजन था? नरेंद्र मोदी जी का या फिर RBI के गवर्नर का? यस बेटा, वो RBI के गवर्नर का डिसीजन था। तो फिर सवाल है कि मोदी जी क्या कर रहे थे फिर रात को 8 बजे? He is just announcing the decision of RBI. डन बेटा। अच्छा, अब इसके अलग अलग नाम है बेटा, किसके? सेंट्रल बैंक के। इंडिया में सेंट्रल बैंक को क्या बोला गया? RBI। यूके में क्या बोला जाता है? बैंक ऑफ इंग्लैंड। और यूएसए में क्या बोला जाता है? फेडरल रिजर्व सिस्टम। चलो सर, आज के लिए बस इतना ही। इसके फंक्शंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप जैसे बच्चे बेटा भगवान सबको दे बेटा, आप जैसे बहुत अच्छे बच्चे हो। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।